तरीके से लड़ाई खत्म हो जाएगी रशिया और यूक्रेन के बीच में, उसका उसने एक प्लान बनाया है और उस प्लान के बारे में उसने कल जिक्र करा था दोस्तों। ये गया कल है, उसमें उसने बताया कि साहब मेरा बहुत तगड़ा प्लान है और ये प्लान मैं अमेरिका में जो बाइडेन को भी समझाऊंगा और दो पॉसिबल सक्सेसर्स ऑफ जो बाइडेन। अब आपको पता है कि कमाला हैरिस भी चुनाव में उतरी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप भी चुनाव में उतरा हुआ है। तो एक तो मैं प्रेसिडेंट बाइडेन को सारी स्टोरी और दूसरी स्टोरी इन दोनों को समझाऊंगा कि इन दोनों में से कोई भी जीते, जो प्रेसिडेंट बनेगा वो भी ये स्टोरी समझ चुका होगा। अब आपको डोनाल्ड ट्रंप की राय पता है। डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहा है कि जो अमेरिका पैसे दे रही है यूक्रेन को लड़ने के लिए, अमेरिका क्यों दे रही है? कह रहे हैं हमारे लोगों के पैसे हैं, हम लोग टेकन से जो मेहनत मजदूरी करते हैं, अमेरिकन या कंपनियों में काम करते हैं, बिजनेस चलाते हैं, उनसे हम लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप का यह मानना है कि हमारा क्या लेना देना, हजारों किलोमीटर दूर एक यूक्रेन लड़ रहा है, वो लड़े अपना भाई, वो लड़े, करनी है डिप्लोमेटिक मदद करनी है आप करिए, लेकिन अरबों डॉलर कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप ठीक कह रहा है दोस्तों। इसलिए ठीक कह रहा है क्योंकि अमेरिका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना है वो 50-60 साल पहले का है, राइट? उसका बेड़ा गर्क हो गया है। अमेरिकन रोड्स पे गड्ढे, उनके एयरपोर्ट बर्बाद, उनका ये बर्बाद वो बर्बाद। तो बहुत अमेरिका में पैसे की रिक्वायरमेंट है, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की, बिलियंस नहीं ट्रिलियंस की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप अफगानिस्तान जाके वही $2 ट्रिलियन आपने वहां पर निपटा दिए, इससे आपका देश का कायाकल्प हो सकता था। अब मैं आपको बताऊंगा जेलेंस्की क्या चाह रहा है दोस्तों। जेलेंस्की ये कह रहा है कि जो मैंने ऑक्यूपाई करा, यानी कि जेलेंस्की की फौज ने ऑक्यूपाई करा है कुर्स्क रीजन में, वो इसी प्लान का हिस्सा है। ये तो बात हमने आपको पहले भी बताई थी चाणक्य डायलॉग्स में कि भाई ये जो इस प्लान का हिस्सा है कुर्स्क रीजन का, अब ये कहेगा कि ठीक है हम तुम्हें ये दे देते हैं वापस और तुमने जो हमारा एरिया जो लिया हुआ है रूस ने, वो रूस हमें वापस कर दे। लेकिन इट्स नॉट दैट सिंपल दोस्तों, इट इज नॉट दैट सिंपल। ये जो मैटर है ये बहुत कंफ्यूजिंग भी है। और इसमें देखिए ना, मोदी जी गए रूस, उन्होंने अमन की शांति की बात करी, मोदी जी गए यूक्रेन, वहां पे अमन शांति की बात करी, पूरी दुनिया वाह वाह कर रही है, दुनिया कह रही है हाँ यार बात तो ठीक करी है, बात तो ठीक है। क्योंकि जो मोदी जी ने बात करी वो बात करी लड़ाई खत्म करने की, इज्जत से लड़ाई खत्म करो। क्योंकि दुनिया को ना एक और डर है, ट्रंप जो है ना, जब ट्रंप कहता है कि मैं 24 घंटे में लड़ाई खत्म कर दूंगा, वो कैसे खत्म करेगा लड़ाई? मैं आपको बताता हूं। वो सप्लाई चेन काट देगा यूक्रेन के, लो कड़क, और सारे यूरोपियंस को बोलेगा तुम्हें $1 देने की जरूरत नहीं है, इसको $1, £1, €1 देने की जरूरत नहीं है, बंद करो। और खुद बोलेगा, पहला एग्जीक्यूटिव ऑर्डर उसने शपथ ली, ऑफिस गया, साइन करा, अपने लोगों को पहले ही बता दिया कि तुम तैयार करो, चिट्ठी साइन करो, इफेक्टिव इमीडिएटली, नो फर्दर एड और वेपन्स विल बी गिवन टू यूक्रेन, एंड ऑफ स्टोरी। राष्ट्रपति ने बोल दिया, राष्ट्रपति ने बोल दिया, कहानी खत्म हो गई। अब दोस्तों मैक्सिमम पैसा कौन दे रहा है यूक्रेन को? अमेरिका दे रहा है। जब अमेरिका मैक्सिमम डॉलर दे रहा है और अमेरिका ही वहां से कन्नी काट लेगा तो यूक्रेन अपने आप गिर जाएगा। और दुनिया को इस चीज का भी डर है, क्योंकि एक तरीका है लड़ाई खत्म करने का। अगर आप यूक्रेन की मदद नहीं करेंगे तो रूस ने जो एरिया लिया था उसको ले लेगा। रूस 2 या 3 साल चुप बैठेगा कि दुनिया थोड़ा सा सेटल हो जाए, फिर अगली बार क्या वो नॉर्दर्न यूरोप में घुस जाएगा, क्या फिनलैंड में घुस जाएगा? घुस सकता है ना, एनीथिंग कैन हैपन। इसीलिए बहुत जरूरी है दोस्तों, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि रूस को भी समझाया जाए, यूक्रेन को भी समझाया जाए। अब जेलेंस्की बोल क्या रहा है? जेलेंस्की कह रहा है कि साहब मेरे प्लान के 3 हिस्से हैं। ये भाई है जो जेलेंस्की अपना, इसके प्लान के 3 हिस्से हैं। ये कह रहा है कि स्ट्रेंथनिंग यूक्रेन्स ग्लोबल सिक्योरिटी रोल। अब इसका क्या मतलब है? नोबडी नोज, गॉड फॉरबिड। आपका ग्लोबल सिक्योरिटी रोल क्या हो सकता है? आपके पास तो खुद के हथियार नहीं है, खुद के पैसे नहीं है, मांग के आप लड़ाई लड़ रहे हो। जब आप मांग के लड़ाई लड़ रहे हो, या तो आपके पास हथियार नहीं हो लेकिन पैसे हो, कि साहब हमने अमेरिका को $100 अरब का चेक पकड़ा दिया कि लाओ हथियार, कस्टमर बन गए। आप कस्टमर भी नहीं है, आप तो पैसे मांग रहे हो, आप तो हथियार मांग रहे हो, मांगे के हथियारों से लड़ रहे हो। और इसके दिमाग में है यूक्रेन का ग्लोबल सिक्योरिटी रोल, कि यूक्रेन का एक ग्लोबल सिक्योरिटी रोल रहे। ठीक है, कोई बात नहीं। डिप्लोमैटिक प्रेशर ऑन रशिया, एंड द वॉर विद डायलॉग। ठीक है जी, एंड द वॉर विथ डायलॉग। यही तो मोदी जी कर रहे थे, लेकिन आपको अच्छा नहीं लगा। आपको डायलॉग करना पड़ेगा। अगर आप रूस के साथ चाहते हैं लड़ाई बंद हो, आपको रूस से बात तो करनी पड़ेगी। रूस से कोई बात करने को राजी नहीं है, सबने अपनी ईगो प्रॉब्लम बना ली। ठीक है, मेरी आपसे लड़ाई है और कोई तीसरा बंदा आ रहा है हम दोनों के बीच में बचबचाव करने के लिए, और
लड़ाई खत्म करने के लिए, कॉम्प्रोमाइज करवाने के लिए, तो हमें दोनों को कम से कम उस बंदे से बात करनी पड़ेगी, या कम से कम आपस में बैठ के बात करनी पड़ेगी। वो बंदा सेटिंग करेगा कि इस न्यूट्रल वेन्यू में आओ और न्यूट्रल वेन्यू में आके तुम दोनों अपनी लड़ाई झड़ाई खत्म करो। कुछ तो स्टोरी सुनानी पड़ेगी ना आपको। आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि नहीं उससे बोलो लड़ाई खत्म करे, जब वो लड़ाई खत्म करेगा तब मैं उससे बात करूंगा। अबे बेवकूफ के बच्चे, एक बार लड़ाई खत्म हो गई फिर तू उससे क्या बात करेगा और वो तुझसे क्या बात करेगा? बात ही तो लड़ाई की है, इसके अलावा कौन सी बात है? इसके अलावा कौन सी बात है? लेकिन दोस्तों यही बात है जो मैंने पहले बोली थी। मुझे नहीं लगता कि दोनों देश अभी इस वक्त इस मूड में है कि लड़ाई खत्म हो। रूस ने बोल दिया कि बकवास कर रहा है ये। अच्छा, रूस ने क्या बोला ये मैं आपको बाद में आके बताऊंगा। 2 पॉइंट मैंने आपको बताए ज़ेलेंस्की के। पहला मैंने आपको पॉइंट बताया यूक्रेन का ग्लोबल सिक्योरिटी रोल बताया, मैंने आपको पुटिंग डिप्लोमेटिक प्रेशर रशिया बताया। अब ये कह रहा है इकोनॉमिक स्ट्रेटजी। इसमें ज़ेलेंस्की ने कुछ डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करी, लेकिन इकोनॉमिक स्ट्रेटजी ये होगी, हो सकती है, जो मैं गेस कर रहा हूं, कि रूस को आप और तगड़े सैंक्शंस यूज के ऊपर डालो, और जो भी इसमें न्यूट्रल। देखिए मैं बता रहा हूं आपको, ज़ेलेंस्की एक बहुत खतरनाक रास्ते पे, रूस तो खतरनाक रास्ते पे निकला ही है। दिस ज़ेलेंस्की इज अ मेगालोमेनियक, ठीक है, ये भी थोड़ा सा दिमाग से पैदल है, थोड़ा सा हिला हुआ है। इसको ऐसा लगता है कि जो देश यूक्रेन के साथ नहीं खड़े वो यूक्रेन के खिलाफ है। आप समझ रहे हैं? ही डज नॉट वांट पीस, ही वांट्स टू विन द वॉर, ही वांट्स टू ब्रेक रशिया। दो चीजें होती हैं कि ठीक है साहब, हम लड़ रहे हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है और हम चाहते हैं कि लड़ाई खत्म हो जाए, और इसके लिए थोड़ा बहुत हम भी कॉम्प्रोमाइज करेंगे अगर दूसरी पार्टी यानी कि रशिया कॉम्प्रोमाइज करे। अगर दोनों बराबर का कॉम्प्रोमाइज करें, हाथ मिलाते हैं, लड़ाई खत्म करते हैं। एक तो ये रवैया है। दूसरा रवैया कि नहीं, लड़ाई तभी खत्म होगी जब रूस हार जाएगा, रूस जलील हो जाएगा, रूस बेइज्जत और रुसवा हो जाएगा, और तुम मुझे पैसे दो और मैं लड़ूंगा और मैं रूस को हराऊंगा। एक तो ये स्ट्रैटेजी है। ये स्ट्रैटेजी ज़ेलेंस्की की है, जो कि फेल होने वाली है। रूस ने बोल दिया ऐसे वैसे अग्रीमेंट ये करता रहे, अपने प्लान बताता रहे, हम इसको सीरियसली नहीं लेते, हम तो लड़ेंगे। रशिया कह रहा है कि भाई हम तो लड़ेंगे। ज़ेलेंस्की कमला हैरिस को प्लान दिखाए, ट्रंप को प्लान दिखाए, जो बाइडेन को प्लान दिखाए, सानू की, हम तो लड़ेंगे। अच्छा, रूस ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि रूस को भी पता है कि इसके प्लान सारे के सारे फ्रॉड हैं दोस्तों। एक बार मैं बता रहा हूं, अगर ज़ेलेंस्की ये बोल दे कि ठीक है आप यूक्रेन की सिक्योरिटी की गारंटी लो, यूक्रेन नेटो ज्वाइन नहीं करेगा, मैं आपको बता रहा हूं 60-70% टेम्परेचर वैसे ही कम हो जाएंगे। पहले से ही कंगाल चल रहे पाकिस्तान के सामने एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। यह संकट खड़ा किया है ईरान ने, जिसने एक अप्रत्याशित घटनाक्रम में पाकिस्तान को अपना आखिरी नोटिस भेज दिया है। यह नोटिस ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन को लेकर भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि अगर पाकिस्तान 180 दिनों की पूर्व विस्तारित समय सीमा के दौरान गैस पाइपलाइन का निर्माण नहीं करता है, तो तेहरान के पास सितंबर 2024 में पेरिस मध्यस्थता न्यायालय में जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट द न्यूज ने इस बारे में जानकारी दी है। अगर ईरान इस मामले को मध्यस्थता कोर्ट में ले जाता है तो वह 18 अरब डॉलर के हर्जाने की मांग करेगा, जिसके बारे में वो पहले से ही कहता आ रहा है। देश को दिवालिया होने से बचाने के लिए आईएमएफ की खैरात पर चल रहे पाकिस्तान के लिए यह रकम बहुत बड़ी है। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना को साल 2014 में पूरा होना था, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंध के डर से पाकिस्तान इससे पीछे हट गया था, जिसके चलते यह 10 साल की देरी से है। गैस बिक्री खरीद समझौते जीएसपीए पर साल 2009 में फ्रांसीसी कानून के तहत हस्ताक्षर किए गए थे। इसके तहत परियोजना को लेकर किसी तरह का विवाद होने पर पेरिस स्थित मध्यस्थता कोर्ट में दोनों पक्षों की सुनवाई होगी। इसमें खास बात यह है कि फ्रांसीसी मध्यस्थता कोर्ट अमेरिकी प्रतिबंधों को मान्यता नहीं देता है, जिसका मतलब है कि पाकिस्तान हर्जाने से बचने के लिए अमेरिका प्रतिबंधों की आड़ भी नहीं ले सकता है। ईरान के लिए मुश्किल यह है कि उसने अपने हिस्से में पाइपलाइन का पूरा काम कर लिया है, लेकिन पाकिस्तान अब पीछे हट रहा है, जिससे तेहरान को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान के इंटर गैस स्टेट सिस्टम आईएसजीए और नेशनल ईरानी गैस कंपनी एनआईजीसी ने सितंबर 2019 में एक संशोधित अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए थे। इसके तहत यह तय किया गया था कि पाकिस्तान साल 2024 तक अपनी पाइपलाइन बिछा देगा। इस दौरान ईरान किसी अंतरराष्ट्रीय अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएगा। संशोधित अनुबंध के तहत पाकिस्तान फरवरी-मार्च साल 2024 तक अपने क्षेत्र में पाइपलाइन बिछाने के लिए बाध्य था। हालांकि ईरान ने पाकिस्तान को 180 दिनों की और छूट दी, जो सितंबर साल 2024 में समाप्त हो रही है। हालांकि पाकिस्तान अभी भी पाइपलाइन बिछाने से बहुत दूर है, इसीलिए ईरान ने अपना अंतिम नोटिस अब पाकिस्तान को भेज दिया है। ईरान को मध्यस्थता अदालत में जाने के लिए एक कानूनी पेच भी मजबूत कर रहा है। फ्रांसीसी नियम के तहत अगर ईरान सितंबर 2024 तक मध्यस्थता अदालत में नहीं जाता तो वह पाकिस्तान के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू करने का अपना अधिकार खो देगा। ईरान ने इससे पहले नवंबर-दिसंबर 2022 में पाकिस्तान को अपना दूसरा कानूनी नोटिस भेजा था,
जिसमें पाकिस्तान से फरवरी मार्च 2024 तक अपने क्षेत्र में परियोजना का हिस्सा बनाने या 18 अरब डॉलर का जुर्माना भरने के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया था।